एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आप लोग का न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क है सितंबर 2021 का, सब्जेक्ट भूगोल यानी ज्योग्राफी क्लास 9 का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की विशेषताओं में से एक है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, अक्षांश रेखाओं का उच्चतम मान 0 डिग्री है। दूसरा नंबर, प्रत्येक अक्षांश रेखा एक बड़ा वृत्त है। तीसरा, प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर है। चौथा, प्रत्येक अक्षांश रेखा की परिधि समान होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, लिखिएगा प्रत्येक अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, दूसरा नंबर, विदर उद्गार से बनने वाली भू आकृति। ठीक है, पहला ऑप्शन है ब्लॉक माउंटेन, दूसरा ऑप्शन है लावा पठार, तीसरा ऑप्शन अंतर पर्वतीय पठार, चौथा ऑप्शन ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, लावा पठार। ओके, तीसरा नंबर, सही जोड़ी चुनिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा नंबर, कालिम्पोंग जिला, समुद्र से बहुत दूर। तीसरा ऑप्शन है भारत की पौंडजोल मिट्टी, पश्चिम बंगाल का पश्चिमी पठारी क्षेत्र। चौथा ऑप्शन है अल्पाइन वनस्पति, सुंदरबन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, कालिम्पोंग जिला, समुद्र से बहुत दूर। ठीक है, 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मेरिडियन भूमध्य रेखा को डैश कोण पर काटते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अब क्षत्रिय और असंगठित चट्टान के मलबे की परत जो आधारशिला को ढकती है डैश के नाम से जाने जाती है। तो इसका आंसर होगा रेगोलिथ। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, दार्जिलिंग जिले से होकर बहने वाली एक बारहमासी यानी कि सदावाहिनी नदी डैश है। तो इसका आंसर होगा तीसरा। ओके, अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में दे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ अपक्षय जंतुओं की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर लिखिएगा, यहाँ से हेडिंग दीजिएगा अपक्षय में जंतु की भूमिका। लिखिएगा, पृथ्वी की सतह पर अनेक प्रकार के प्राणी या जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कई जमीन में गड्ढा बनाकर अथवा बिल बनाकर रहते हैं। चूहे, सांप, बिच्छू, नेवला, दीमक, गिद्दड़, कुत्ता आदि ऐसे ही जीवन है। इससे संगठित मिट्टी व चट्टानें ढीले कणों में सतह के निकट आती है। ऐसी चट्टानों को बहता जल और हवा आसानी से बहाकर ले जा सकते हैं। खेत उपजाऊ बनाने के लिए केंचुए एवं कुछ अन्य भूमि के नीचे रहने वाले जीव मिट्टी से रासायनिक क्रिया करते हैं, मिट्टी खाते रहते हैं। आगे, भौगोलिक विद्वान होम्स का मत है कि प्रति एकड़ मिट्टी में 1,50,000 केंचुए को हो सकते हैं, जो एक वर्ष की अवधि में 10 से 15 टन चट्टानों को उत्तम किस्म की मिट्टी में बनाकर उसे धरातल के निम्न भाग से सतह पर लाते हैं। इस प्रकार जंतु और प्राणियों से रासायनिक क्रिया सीमित है, किंतु उपयोगी और भौतिक अपक्षय बड़े पैमाने पर होता रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा यहाँ तक। ओके, 2 नंबर पे आते हैं। विश्व की अधिकतम जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, भौगोलिक कारण स्पष्ट करें। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेगा, यहाँ से लिखेगा विश्व की अधिकतम जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करते हैं, इसको निम्नलिखित कारणों से समझा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट वाइज है। तो पहला पॉइंट है कृषि। लिखिएगा, मैदानी भाग की सबसे महत्वपूर्ण खासियत कृषि है, क्योंकि यहाँ नदियों की उपस्थिति के कारण मिट्टी उपजाऊ, समतल धरातल के निकट ही भूमिगत जल की स्थिति और नदियों से जल प्राप्त करने की सुविधा होती है। इस कारण कृषि के द्वारा भोजन के प्राप्ति आसानी से हो जाती है। ओके, दूसरा नंबर, आवास की सुविधा। मैदानों में बस्तियां बसाने में कम खर्च होता है। इसके
फलस्वरूप समतल भागों में घर बनाना और एक साथ रहना काफ़ी आसान होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, परिवहन। विचारों और वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए परिवहन की सुविधाएं आवश्यक होती है। नदियों और सड़कों की सुविधा मैदानी भागों में अच्छी होने के कारण अधिकतर लोग समतल मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट, जल की प्राप्ति। भले ही मैदानी भागों में भयंकर और विनाशकारी बाढ़ आती है, धन जन की भारी क्षति होती है, फिर भी मैदानी भागों में जनसंख्या की बढ़ोतरी होने का जल की प्राप्ति, नदियों की उपस्थिति सबसे बड़ा कारण है। ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, पश्चिम बंगाल की जलवायु को मानसून कैसे प्रभावित करता है। ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ से। पहले हेडिंग दीजिएगा, पश्चिम बंगाल के जलवायु पर मानसून का प्रभाव। ठीक है। लिखिएगा, पश्चिम बंगाल की जलवायु को मानसून प्रभावित करता है। ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसून वायु और शीतकालीन उत्तर पूर्व मानसून वायु पश्चिम बंगाल की जलवायु पर प्रभाव डालती है। इसे निम्न रूप से समझा जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ भी पॉइंट्स वाइज दिया गया है। ठीक है। तो पहला पॉइंट है ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा। लिखिएगा, पश्चिम बंगाल में मार्च से मई तक लगातार तेज गति से तापमान बढ़ता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा की ओर गतिशील रहता है, अतः पूर्ण बंगाल में तापमान तेजी से बढ़ता है। पश्चिम पठारी भाग में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है। इसी समय काल बैसाखी चलता है। ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, चूंकि तापमान लगातार बढ़ता रहता है, वायुमंडलीय दाब लगातार घटता है, अतः बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने लगती है, जिनकी दिशा म्यांमार तट की ओर होती है। ओके। आगे, ग्रीष्मकाल में पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं सक्रिय रहती है। ये हवाएं समुद्र से उत्तर की ओर आती है, अतः वाष्प से भरपूर रहती है और पूरे पश्चिम बंगाल में वर्षा प्रदान करती है। यह मानसूनी हवाएं 15 जून से लेकर सितंबर तक सक्रिय रहती है। ये हवाएं हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से टकराकर खूब वर्षा करती है। ठीक है। आगे लिखिएगा, वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में 300 सेंटीमीटर से 500 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मैदानी भागों में 250 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और पश्चिमी पठारी क्षेत्रों में 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ओके। अब आते हैं दूसरा नंबर पॉइंट पे, शीतकालीन उत्तर पूर्व मानसून वायु। ठीक है। लिखिएगा, नवंबर के महीने से पश्चिम बंगाल में शरद ऋतु का आगमन हो जाता है। आकाश स्वच्छ हो जाता है। इस समय आर्द्रता कम होता है तथा शीत ऋतु का प्रभाव रहता है। आगे लिखिएगा, तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस प्रकार मध्य एशिया पर उच्च वायुदाब बन जाता है और पश्चिम बंगाल में उत्तर पूर्वी शुष्क हवाएं चलने लगती है। इस ऋतु में पश्चिम बंगाल में वर्षा नहीं होती है, यह शुष्क ऋतु होती है, किंतु कभी कभी बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफानों का सृजन होता है, वर्षा भी होती है और मौसम खराब हो जाता है। ठीक है। आगे लिखिएगा, इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की जलवायु पर मानसून वायु काफ़ी प्रभावित करता है। ठीक है। तो इसका आंसर लिखिएगा यहाँ तक। ओके। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप लोग को इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद।